हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट जब हमने पढ़ा था पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, जब पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा ए पॉइंट आया था, प्रॉपर्टी passes when intended to pass for specific and ascertained के, ठीक है। ए पॉइंट हमारा था when intended to pass as per section 19। फिर हम आगे बढ़े, तो हमारे पास बी और सी कौन कौन से आए थे बताइए। गुड्स मस्ट बी एसर्टेन, पहले था स्पेसिफिक और एसर्टेन, फिर आ गया गुड्स मस्ट बी एसर्टेन, फिर आ गया हमारे पास सी सेंट ऑन अप्रूवल। तीन हमारे पास ये आ चुके थे। चौथा हम करने वाले थे रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है बेटे? डिस्पोजल डिस्पोजल से क्या मीनिंग है? बेसिकली है डिस्पोजल, यहां पर आगे उसे और बेच देना, डिस्पोज ऑफ करना, आगे ट्रांसफर कर देना, कुछ इस तरीके का सिचुएशन, वो होता है डिस्पोजल एक्चुअली लेमैन्स टाइप। अब यहां पर वो जो कह रहा है कुछ भी हो सकता है, डिस्पोजल मतलब डिस्पोज ऑफ वो भी होता है कि मैंने उसको खत्म कर दिया बिल्कुल। आगे जब गुड्स आपके पास हैं, आपके पास गुड्स की ऑनरशिप आ गई, ये बॉटल आपकी है, अब आप इसे तोड़ो फोड़ो जलाओ कुछ भी करो और कंज्यूम करो, वो आपका राइट है। ये उसकी बात, डिस्पोजल उस चीज के लिए यूज होता है। तो कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, तो यहां पर उस डिस्पोजल के राइट की रिजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। पढ़ो, आप ही पढ़ो पहले थोड़ा सा। There is a contract for sale of specific goods, or when goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the term of contract or appropriation, reserve the right of disposal of goods until certain conditions are fulfilled. हाँ, यहाँ पर देखो क्या समझ रहे हो, क्या होगा बेटा? क्या पढ़ा उसने? अब आप पढ़ो वही सेम, नहीं पीछे। हाँ, क्या था बेटा प्लीज? Where there is a contract for the sale of specific goods, or where goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the terms of contract or appropriation, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. वो कह रहा है सेलर के पास राइट तो रिजर्व रहेंगे डिस्पोजल के, अंटिल सर्टेन कंडीशंस फुलफिल। ये हमें ध्यान रखना है कि अंटिल सर्टेन कंडीशंस फुलफिल्ड, वो क्या कंडीशन आएंगी? आगे पढ़ो जरा और। In such a case, notwithstanding the delivery of the goods to a buyer or to a carrier or other dwelling for the purpose of transmission to the buyer,
the property in the goods does not pass to the buyer until the conditions imposed by the seller are fulfilled. Subsection 1. मैं आपको गुड्स की डिलीवरी दे सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जब तक मैंने जो कंडीशन बोली है सेलर ने, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक नहीं। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कंडीशनल है तो वो कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। मैंने आपसे कहा, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था, कि अगर आपको मेरी ये ऑफर मंजूर है तो शाम तक 10,000 रुपये भेज दो। अब अगर आप शाम तक 10,000 रुपये भेजेंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड माना जाएगा। आप अब चाहे मुंह से बोल दो जी हाँ जी मुझे एक्सेप्ट है, डोंट वरी आई विल पे, नो, मेरी कंडीशन है 10,000 रुपये भेज दो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं तो नहीं। ये इस तरीके की बात है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो यहां पर जरा देखें कि क्या क्या हमें मार्क करना है। सबसे पहली बात हो रही है डिस्पोजल के राइट की, रिजर्वेशन की, कि रिजर्वेशन किसके पास रहेगा? रिजर्व सेलर के पास। कब तक? जो कॉन्ट्रैक्ट में या जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर जो कंडीशन है जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाती। इस पूरे पैराग्राफ का नटशेल इतना सा है। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है 25 का? देखो, रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1, अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यहां पर उसने एक वर्ड भी बोला है, इम्पोज्ड बाय द सेलर। ये किन कंडीशन की बात हो रही है? जो सेलर ने इम्पोज की है, इम्पोज्ड बाय द सेलर। सब सेक्शन 1 लिख लीजिए। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 के अंदर seller will have the right to disposal of the goods until certain conditions। पूरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखी है आपने? डिस्पोजल ऑफ गुड्स until certain conditions which are imposed by seller, certain conditions which are imposed by seller fulfilled। until के बाद certain conditions which are imposed by seller fulfilled। ठीक है जी। तो सेक्शन 1 ये कह रहा है। सब सेक्शन 2 देखें क्या कहता है, पढ़ो बेटा। Their goods are shipped or delivered to a railway administration or carried by railway and by the bill of lading or railway receipt, as the case may be. The goods are delivered to the order of the seller or his agent. The seller is prima facie to reserve the right of disposal। सेक्शन 2 में क्या हो रहा है? सबसेक्शन 2 में वेयर द सेलर ऑफ गुड्स, व्हेन द गुड्स आर शिप्ड हो चुके हैं गुड्स। तो लिखो जरा सेक्शन सबसेक्शन 2 में, व्हेन गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज बाय रेलवे। यहां पर वो कहना चाहता है कि अगर बिल ऑफ लेडिंग भी इशू हो गया है उसके बाद भी जो राइट है वो किसके पास रहेंगे? सेलर के पास। सेलर अगर चाहे तो उसको मना कर सकता है शिपिंग कंपनी को या रेलवे वालों को कि अभी इसको होल्ड कर लीजिए, राइट।
और वो चाहे तो उसे फिर अपनी मर्जी से उसको फिर डिस्पोज कर सकता है, ये उसके पास राइट रहेगा। नो डाउट कि बिल ऑफ लेडिंग इशू हो गया है किसके फेवर में, बायर के फेवर, लेकिन उसके बावजूद भी राइट्स किसके पास रहेंगे, रिजर्व सेलर के पास रहेंगे, ये बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसी है जो अभी भी फुलफिल ना हुई हो, तो सेलर तो बेचारा फंस जाएगा, आपके पास गुड्स भी डिलीवर्ड हो गए और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। समझ रहे बात को? तो इसमें लिख लीजिए आगे, goods are deliverable to the order of the seller, goods are deliverable to the order of the seller, क्योंकि जब बिल ऑफ लेडिंग बनी है, बिल किसने, वो जो रेलवे वाले क्या करेंगे, जो कॉपी लेकर आएगा उसको डिलीवर कर देंगे, गुड्स डिलीवरेबल है टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर, किसको, जो सेलर ने ऑर्डर किया है कि किसको डिलीवरी देनी है, क्योंकि कोलकाता से अगर दिल्ली माल चला है बाय रेलवे तो उन्होंने तो बिल ऑफ लेडिंग भेज दिया बाय कुरियर, उस पर ईमेल मेरे को आ गया, मैंने प्रिंट आउट लेना है और रेलवे वालों के पास चले जाना है कि ये जो देखो जी मेरे पास ऑनरशिप दे दीजिए, वो तो दे देंगे। तो इसलिए क्या कह रहा है, गुड्स आर डिलीवरेबल किसको, टू द ऑर्डर, किसका, ऑफ द सेलर। फिर इसमें आगे डॉट डॉट डालकर लिखिए जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं, देखो प्राइमा फेसिया क्या होता है, प्राइमा फेसिया तब यूज किया जाता है जब एकदम देखने से पता चलता है कि क्या यही है, ऐसा ही होगा, उसे कहते हैं प्राइमा फेसिया। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद जो एकदम फर्स्ट इंप्रेशन आता है उसे प्राइमा फेसिया कहते हैं। एग्जैक्ट ये नहीं कि आपने जो अपने मर्जी से सोचा, उस ऑर्डर को पढ़ने से जो प्राइमा फेसिया सिचुएशन बनती है उसे प्राइमा फेसिया कहते हैं। तो कह रहा है कि यहां पर प्राइमा फेसिया क्या है, प्राइमा फेसिया कह रहा है डीम्ड टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग इशू होने का मतलब ये नहीं है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, गुड्स पास ऑन हो गए, अभी भी रिजर्व किसके पास, राइट किसके पास है, रिजर्व सेलर के पास। ये ध्यान रखना, ये प्राइमा फेसिया है, तो ये इसलिए वर्ड यूज करना है प्राइमा फेसिया। तो आप इसमें लिख लीजिए द सेलर इज प्राइमा फेसिया डीम्ड टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। ये सेक्शन सब सेक्शन 2 के अंदर आ गया। सब सेक्शन 3 पर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा बहुत होता है, कई लोग ना बड़ा चीटर इंटेंशन के भी होते हैं बेटा, ये यहाँ पर सेलर को थोड़े से प्रोटेक्शन दी जा रही है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सेंस में ही बता रहा हूँ, प्राइमा फेसिया वर्ड यूज करके वो ये भी बता रहा है कि सेलर को हम लोग एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं डायरेक्टली। क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब हम अब्रॉड भेजते हैं शिप्स को, आपने इंडिया से अब्रॉड भेजा, वहाँ इतनी समस्याएं हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने गलती से भी आपके माल की डिलीवरी नहीं ली, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, नहीं आता वापस। मजे की बात तो यही है, क्योंकि उसका वापस आना आपके लिए इतना कॉस्टली अफेयर हो जाता है कि आप हाथ जोड़ दो कि भाई वहीं रख ले, तू फेंक दे, जला दे, कुछ भी कर दे, समंदर में डाल दे, मेरे को वापस नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ वो बंदा लुट जाता है जो बेचारा सेलर है। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अब तो जाकर बहुत स्टिकनेस हो गई है। ये जो है ना कि हाँ भाई वो रेलवे वाले वहां से पूछेगा हाँ जी सामान दे दें, अभी रुक जाओ सर पैसे नहीं आए, यहाँ से हम बोलेंगे रुक जाओ पैसे नहीं आए, जैसे ही पैसे आएंगे हाँ जी पैसे आ गए, हाँ जी दे दो। ये ट्रांसपेरेंसी बनाई गई, पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। वहां पर लोग अनोनिमस कुछ भी, कोई भी हमारे पास, जैसे मान लो मैंने एक कंपनी फॉर्म कर ली, अब पूरा बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ जानता है मुझे, इंडिया में ही कहाँ जानते होंगे, दिल्ली में ही कहाँ जानते होंगे, औरों को छोड़ो। अब मैंने एक बड़ी सी कंपनी, लोगों ने इसमें किया था कॉमनवेल्थ गेम में, क्या किए, अपने घरों के बड़े अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स बनाए
और लोगों को डाला कि जो इंडिया आएगा और जो दिल्ली में स्टे करेगा हम ये वाला रूम आपको अवेलेबल कराएंगे, इतना शानदार रूम, रेंट ओनली 5,000 रुपये पर डे। अब वहाँ के बाहर वालों के लिए क्या फर्क पड़ रहा है 5,000 रुपये पर डे, उन्होंने वहीं से बुकिंग। अब कॉमनवेल्थ गेम 13-14 दिन चला, उन्होंने 13-13 दिन की बुकिंग, 10-10 दिन की बुकिंग करा दी। एडवांस है जी 50,000 रुपये, लो जी 50,000 रुपये, एक ही रूम की 100 बार बुकिंग, ले लो जी। इतने सारे प्लेटफॉर्म थे, एक उस प्लेटफॉर्म पर, एक उस प्लेटफॉर्म पर। अब वहाँ के लोगों को बेचारे कि हाँ भाई जाना है तो 50,000 रुपये की बुकिंग। कई बार जो प्लेयर्स होते हैं जो इंडिविजुअल स्टेटस पे आते हैं, भेजती कंट्री है, लेकिन कई बार वो इंडिविजुअल स्टेटस पर आते हैं कि कंट्री हाथ खड़े कर देती है हमारे बस के लिए, चौड़ा जाओ। वो बेचारे यहाँ पर बुकिंग कराते हैं खुद की। इंडिया वाला भी होता था पहले, आपने सुन पिक्चरों में भी देखते होंगे, इंडियन प्लेयर्स को हाथ खड़े कर दिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने, हमारे पास पैसे नहीं है। वो क्या करेगा, जाएगा, बिंद्रा था ना, बिंद्रा खुद अपने खर्चे पर जाता था। वो कहता था बस आप मुझे ऑथराइज कर दो कि मैं इंडिया की तरफ से खेलूंगा। वो जो शूटर था, क्या बोलते हैं उसे आप लोग, अभिनव बिंद्रा, वो सारा पहला टूर्नामेंट अपने खर्चे पर गया है, टोटली टोटली। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने मना कर दिया, अरे है ही नहीं पॉकेट में पैसे, सारे बीसीसीआई लेकर बैठा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रैक्टिकली बिजनेस में भी हो जाता है बेटा। अब वो लोग आए, एड्रेस ढूंढते रह गए, अब आपने एड्रेस लिख दिया B256 6 है, अब ढूंढते रहो B256 का है, इस तरीके का है ही नहीं कोई एड्रेस, समथिंग ऑब्लिक करके है, मैं जहां तक समझता हूँ, है ना। ये पॉकेट, ये रूम, फिर स्लैश करके कुछ ना कुछ इस तरीके के एड्रेसेस हैं। अब सिर्फ आपने B256 लिख दिया, ढूंढते रहो। और वो बेचारा सोच रहा है, लोकेशन तक डाल देते हैं, लोकेशन भी डली हुई है, पता चला सुमित सर की इंस्टीट्यूट की लोकेशन डाल दी, वो यहाँ पर आकर खबर, हाँ जी मेरा रूम कौन सा रूम। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है, चीटर पॉक्स बहुत है, ये उनसे बचने के लिए, समझ रहे हैं। क्योंकि आपको अभी तक लग रहा होगा कि ऐसा क्यों रहा है, इसलिए सेलर के पास राइट्स हैं, ठीक है जी। आप डालना यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे बेचारे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स ऐसे ही बिक गए। वह चीटर तो वहां पर भी हैं, कम थोड़ी हैं। फॉरेन में भी ये थोड़ी है कि फॉरेन कंट्रीज अच्छी हैं तो इसका मतलब लोग अच्छे हैं, चीटर वहां भी होंगे। उन्होंने ऑर्डर पे मंगा लिया सामान, अब ढूंढते रहो। फिर वहां पर क्या होता है, डॉक पर फिर बाद में ऑक्शन में बिकता है माल। डॉक वाले कह रहे हैं, उनको उनके होते हैं टर्म्स कि इतने दिन के अगर आपने सामान नहीं उठाया, इट विल बी हाइपोथेकेटेड। अब ये सामान हो गया डॉक वालों का, अब डॉक वाले इसको चाहें जैसे मर्जी। आप जैसे कस्टम सुनते हैं एयरपोर्ट पर, हमारे यहाँ भी तो होता है, जो सामान कॉन्फिस्केटेड हो जाता है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भेजती, उसकी जो भी बोली बोली लगती। मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत साल पहले जब इतना बड़ा टीवी था भी नहीं इंडिया के अंदर, कुछ कितने इंचेस का होगा पता नहीं मुझे, वो मंगा लिया उसने बाहर से। उसकी कुछ बातचीत थी तो उन लोगों ने कह दिया हम बिना आपके ड्यूटी के निकलवा देंगे, उसने मंगा लिया। वो टीवी उसको वहां पर उस वक्त मान लीजिए 60-70 हज़ार रुपये का पड़ा होगा, तो यहाँ पर ड्यूटी थी 300%, जरा 70,000 का पड़ा, 2,10,000 रुपये ड्यूटी देनी है, उसने हाथ खड़े कर दिए, सॉरी आई डोंट हैव। तो क्या होता है फिर वो बाद में अपने आप ही कस्टमर वाले ले जाते हैं, हाँ भाई ऑप्शन हुई, जैसे मर्जी करते होंगे, जो भी उनका अपना एक इंटरनल पॉलिसीज होती होंगी बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करते हुए। रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई ब्रीच नहीं होगा, ब्रीच हम लोगों के साथ हो जाता है जो आम जनता है। तो ये वहां पर प्रोटेक्शन है बेटा, समझ रहे हैं। जब माल इधर से उधर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इस तरीके के सिचुएशन में पास ऑन होगा। सब सेक्शन 3 एक बार पढ़ते हैं, फिर इसकी ब्रीफिंग कराते हैं। कौन पढ़ेगा, अपने आप से पढ़ दो, आप ही पढ़ो। Where the seller of goods draw on the buyer for the price and transmit to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading, or draws on the buyer for the price, बिल ड्रॉ होता है, वही बात हो रही है। ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस, सेलर ने ड्रॉ किया कि हाँ जी पैसे, आगे। or as the case may be,
the railway receipt to secure acceptance or payment of the bill of exchange, the buyer is bound to return the bill of lading or the railway receipt if he does not honor the bill of exchange. And जो ड्रॉ की बात आ रही है ना, अब अगर उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर नहीं किया, पैसे नहीं दिए, है ना, आपको पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज तो पढ़ चुके हैं। ऑनर होता है उसका, ऑनर मतलब क्या था, पेमेंट होना। तो वो लिख रहे हैं डज नॉट ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो क्या होगा? And if he wrongfully retain the bill of lading or the railway receipt, the property in the good does not pass to him. डज नॉट पास टू, यही बताया मैंने कि एक कम्युनिकेशन चलती है, ट्रांसपेरेंसी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो ये सब कुछ बैंक के थ्रू चल रहा होता है बेटा। ये बैंक का एक अपना इंटरनल सिस्टम है। जब ट्रांसफर जब तक नहीं होगा तब तक आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं मिलेगी, या और कोई भी और सर्टेन कंडीशंस है तो उसके हिसाब से, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मेन सबसेक्शन 3 किसके लिए डाल दिया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। अगर वो ऑनर नहीं हुआ तो उसको गुड्स पास ऑन नहीं होंगे। तो इसमें लिख लीजिए वेयर द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस, where the seller of goods draws on the buyer for the price। अब दो चीजें भेज रहा है एक साथ वो, एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज में कह रहा है कि पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने चाहिए, बिल ऑफ लैडिंग ये पकड़ लो, आपको बस रेलवे वालों से गुड्स की डिलीवरी मिल जाएगी। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, ठीक है ना? इनको कह रहा है ना आगे, एंड ट्रांसमिट्स टू द बायर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग। जरा ये भी लिख लीजिए, एंड ट्रांसमिट्स टू द बायर द BOE सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, एंड बिल ऑफ लेडिंग। Transmits to the buyer the bill of exchange with bill of lading। तो बेसिकली किस लिए आगे समझा रहा है? टू सिक्योर एक्सेप्टेंस और पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टू सिक्योर एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जहां तक मैं समझ रहा हूं सबको पढ़ा हुआ है, सबको क्लियर होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डाउट है तो पूछ लोगे, नहीं पता चला कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्ड ही नहीं समझ में आएगा। BRBP वाला कॉन्सेप्ट है। और ये दोनों जब पहुंचे तो मैटर किसके ऊपर अटका हुआ है? ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। अगर ऑनर हो गया तो गुड्स मिल जाएंगे, ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया तो गुड्स की आपको पास ऑन नहीं होगी ऑनरशिप, अटके रह जाएंगे रेलवे स्टेशन पर ही। और जब तक सेलर क्लियरेंस नहीं देगा तब तक मतलब ही नहीं बनता। आप जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, रेलवे वाले नहीं देंगे, कस्टम वाले नहीं देंगे, ये सिंपल है। बिल ऑफ लेडिंग वाली बात समझा रहे हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट को लेकर आएंगे तो जो उनके अपने प्रोसेस है नहीं मिलना, जब तक क्लियरेंस नहीं आएगी कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ डिपार्टमेंट है बेटा, जैसे कस्टम्स होते हैं, जब इंटरनेशनल इधर उधर चल रहा है, एयरपोर्ट के थ्रू जो चल रहा है वहां पर कस्टम्स आ जाते हैं, तो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं। हाँ बट ऑब्वियसली, और ये तो है, इतना बैंक का इतना कुछ होता है। मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ चीफ अकाउंटेंट समथिंग, मैं नाम नहीं लूंगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या हुआ कि वहां पर करीबन 2.5 करोड़ रुपए का हमें फॉरेन कंट्री से रिइंबर्समेंट आया था इन इंडियन करेंसी बोल रहा हूँ, करीबन 60,000 समथिंग या $6 लाख समथिंग था कुछ भी, 2.5 करोड़ बन रहा था वो, आप उस वक्त देख लेंगे जो भी होगा। अब वो 2.5 करोड़ रुपए आना था। हमारा जो मेन ब्रांच थी वो थी कोलकाता में बैंक की। अब तो बैंकिंग सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया ना, पहले क्या था, जो हेड ऑफिस है एक ही जगह है,
आपको ब्रांच टू ब्रांच ही जाना पड़ता था। अब तो आप कहीं पर भी किसी भी ब्रांच में घुस जाओ तो आप समझ लो बैंक से डील कर रहे हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। मतलब अगर मेरा अकाउंट मालवीय नगर में है और मैं पहुंच गया मान लो कालका जी, वो मना कर देंगे, नहीं नहीं मालवीय नगर ही जाएंगे। 2.5 करोड़ मैं आपको बैंकिंग सिस्टम बता रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे फंसते हैं बातें। और जो मैंने ही डील किया, पैसे वहां से ट्रांसफर हो गए, उन्होंने हमें चिट्ठी भेज दी, उन्होंने प्रोसेस दिखा दिया कि भाई जो जो उनके पास आते हैं उनके बैंक ने जो दिया। उसके बाद जो अपना इनका एक इंटरनेशनल मार्केट का एक सिस्टम है, बैंक टू बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होकर पहुंचते हैं। हमारी कोलकाता हेड ऑफिस में पहुंचना चाहिए था, हम दिल्ली बैठे हैं, कोलकाता हेड ऑफिस फोन कर रहे हैं बार बार ब्रांच को कि हाँ जी हमारे 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, मैं आज से करीबन 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मुझे रोज वही छोटी छोटी टैबलेट्स, हाँ सर देख रहे हैं, हाँ सर देख रहे हैं, हाँ सर देख रहे हैं, ठीक है। उनसे कहा कि भाई आप इंफॉर्मेशन भेज दो, तो उन्होंने कहा हम इतना ही भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आपके इंडिया के अंदर सिस्टम है, अब तो आपको ही देखना है, हमने तो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, हमारे पास ये एविडेंस आ गया। उन्होंने हमें एविडेंस भेज दिए, हमें ये पता है कि हमारा एक फला XYZ बैंक के अंदर पैसे आ गए, बैंक के अंदर। और ब्रांच ये बताकर खुश नहीं है कि पैसे कहाँ पड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दिखाया जा रहा है कि पैसा क्लियर होकर आपके अकाउंट में आ गया है, जो उनका अपना प्रोसेस है। हमें करीबन 1.5 महीने बाद हमारे 2.5 करोड़ रुपए मिले। दिल तो बहुत करा था कि हम भी जरा एक छोटा सा केस डाल दें, लेकिन हमारे हेड ऑफिस ने हमें अलाउ नहीं किया। और बाद में तो मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, क्योंकि उस बैंक में मेरा एक फ्रेंड भी था। तो पता चला कि द अमाउंट बीइंग केप्ट बाय द हेड ऑफिस इटसेल्फ। पता है उन्हें कि 2.5 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। वो कह रहे जी आपका अकाउंट ट्रेस नहीं हो रहा था। मैं कहा मैं जब पिछले 1.5 महीने से आपके साथ लगा हुआ हूँ, रोजाना आपके साथ कर रहा हूँ। कह रहे नहीं नहीं कुछ ये हो गया, कभी कुछ कभी कुछ, वहां से कोई कोड इशू होता है, उस कोड के साथ ये वाला कोड मैच नहीं कर रहा था। इस तरह से 1.5 महीने तक पैसा हमारा अटका रहा। और 1.5 महीने तक क्या हुआ होगा उस पैसे का आप समझ सकते हैं। 2.5 करोड़ के कितने बना लिए गए हों। ठीक है जी बेटा, एक बार जरा जैसे हो सकता है छोटा मोटा अच्छा इसमें इसको वो भी तो करना था। मैं अभी हमने वाइंड अप नहीं किया ना, कहाँ तक लिख लिया था? हाँ, तो आप इसमें लिख लीजिए लिखिए until the bill is honor, until the bill is honor, goods does not pass to the buyer. Until the bill is honor, goods does not pass to the buyer. ठीक है जी। एक बार एग्जाम्पल 10 पढ़ दीजिए। X sent furniture to a company by a सुन लो truck बेटा, and instruct the driver not to deliver the furniture to the company until the payment is made by the company to him. The property passes only when the payment is made. पेमेंट इज मेड, वही चीज आगे मैंने कहा है, पेमेंट से रिलेटेड सारा कंसेप्ट। ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये तो हमारे सबसेक्शन 1 2 3 के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सर्कमस्टेंसेस क्या कह रहा है बेटा, आप ही पढ़ो, आप बीच वाले पढ़ो आप। हाँ क्या हो गया, तुम लोग ना टीचर्स की बातों को ज्यादा खींचा ना करो लास्टिक की तरह। हाँ जितना है उतना ही में रहो बस, ज्यादा नहीं। हाँ जी बेटा, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व। मैं इसीलिए तो पढ़वा रहा हूँ क्योंकि फिर वो बातें शुरू कर देते हैं
In the following circumstances, seller is presumed to have reserved the right of disposal. First, if the goods are shipped or delivered. ये हम लिख चुके हैं, लिखना नहीं है, वो वापस उसको पूरा वो कर रहा है, ब्रीफ कर रहा है. हाँ जी. If the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage and by the bill of lading or railway reserve, as the case may be, the goods are delivered to the order of the seller or his agent. The seller will be prima facie deemed to have reserved to the right of disposal. वही ऊपर वाली बात ही बोल रहा है, इसलिए लिखना नहीं है, सिर्फ मैं पढ़कर खत्म कर रहे हैं. आगे सेकंड, Where the seller draws a bill on a buyer. सेम ड्रॉ वाला बिल आ गया है, तो ये तो हमारा टॉपिक रहने दो, बस खत्म हो गया. आ जाओ जी, नेक्स्ट लिखो. हेडिंग डाल दीजिए बेटा. रिस्क प्राइमा फेसिया passes with property. Risk prima facie passes with property. ये समझ गए आप? ये प्राइमा फेसिया क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद, एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद फर्स्ट लुक में जो भी एक जेन्युइन आंसर निकलता है उसे कहते हैं प्राइमा फेसिया. समझ गए? According to section 26, unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the drawer's risk, whether at the buyer's risk, whether delivery has been made or not. It is provided that where delivery has been delayed because of the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in fault as regard any loss which might not have occurred but for such fault. Provided also that nothing in the section shall affect the duties or liabilities of either seller or buyer as bailee of the goods of the other party. 3 पार्ट में समझा रहा है सेक्शन 26 को. पहले पार्ट में उसने क्या समझा दिया? पहले पार्ट में क्या समझा दिया? बड़ा सिंपल सा, जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसके पास ट्रांसफर होते ही बायर का रिस्क. ये तो हम कितने टाइम से वो पैकेट्स वाला बताते आ रहे हैं. जब सेलर ने आपको पकड़ा दिए, ये लो जी, जैसे ही शोरूम काउंटर से इस तरफ आ गई, योर रिस्क. अभी तक मैंने आपको नहीं दिया, माय रिस्क. सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पर, तो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं. तो ये प्राइमा फेसिया दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं प्राइमा फेसिया. कि जैसे आप पूछेंगे, हाँ जी क्या हुआ था, कहाँ खड़े थे आप कहाँ खड़े थे? सर मैं इधर खड़ा था, वो उधर, ऐसे ही पूछा जाता है. अच्छा, फिर क्या हुआ? पेमेंट कहाँ करी? सर पेमेंट उस वाले काउंटर पे की थी. अच्छा, वो पूरी स्टोरी सुनते हैं, उसी से एनालिसिस करते हैं. तो उसके बाद क्या पेमेंट हो गई? हाँ जी हो. इसका मतलब आप पेमेंट कर चुके हो, आपको पेमेंट मिल गई थी. हाँ जी. अब आपने गुड्स की डिलीवरी देनी थी. हाँ जी, दे दी थी. हाँ जी. कैसे? वो सारा समझाएंगे. तो वहीं पर प्राइमा फेसिया निकलता चलेगा. एक एक चीज को जब जोड़ते चले जाएंगे तो आंसर्स निकलते चले जाते हैं. जो भी समस्याएं होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं. ठीक है, तो लिखो सेक्शन 26 पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 है इसका, सबसेक्शन नहीं है, पॉइंट नंबर 1. उसी को हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं. पहला, until goods transfer risk will be of seller. Until goods transferred risk will be of seller. After goods transferred, risk will be with buyer.
Point number 2, where delivery is delayed, where good delivery is delayed, तो इसमें डॉट डॉट डालकर लिखो goods are at the risk of the party, goods are at the risk of the party in fault, party in fault. रिस्क किसके साथ रहेगा? पार्टी इन फॉल्ट, जो भी पार्टी फॉल्टी है उसी के साथ रिस्क चला जाएगा, पार्टी इन फॉल्ट. थर्ड, अब यहां पर वो बता रहा है कि जो ड्यूटीज और लाइबिलिटीज की बात हो रही है सेलर और बायर की, इस सेक्शन में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं. तो हालांकि छोटा सा नोट करके लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है ये. ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर नॉट explained here. Duties and liabilities of buyer, seller. And seller not explained here. एक बार बेटा एग्जाम्पल 11 पढ़ दीजिए. Example 11. A bids for an antique painting at the sale by auction. After the bid, when the auctioneer struck his hammer to signify acceptance of the bid, he hit the antique which get damaged. The loss will have to be borne by the seller because the ownership of the goods has not been yet passed from the seller to the buyer. ठीक है जी, उससे पहले ही डैमेज हो गया तो वो डैमेज का जो लॉस है वो कौन बियर करेगा? खुद ही सेलर. आगे, अब उसके आगे कंडीशन बता रहे थे, पढ़ जो. The aforesaid rule is, however, subject to two qualifications. If the delivery has been delayed by the fault of the seller or the buyer, the goods shall be at the risk of the party in default. ये ऊपर हमने पढ़ा ही था ये पॉइंट. As regards loss which might not have arisen but for the default, the duties and liability of the seller or the buyer as basis of the good for the other party remains unaffected even when the risk had been genuine. क्योंकि ये इसमें एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है तो उसको उसने साइड कर दिया. एग्जाम्पल 12 भी जल्दी से पढ़ दो. A contracted to sell 100 bales of cotton to be delivered in February. कौन सा हो गया? ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया. We took the delivery of the part of cotton but made a default in accepting the remaining bales. Consequently, the cotton becomes unfit for use. The loss will have to be borne by the buyer. It should, however, be. अब डिले वो खुद कर रहा है, अब डिले वो खुद कर रहा है और ये क्वालिटी ऑफ गुड्स है कुछ ना कुछ, जो क्वालिटी उसकी जो है अपने आप अनफिट हो गई एक टाइम के बाद, तो रिस्क किसका माना जाएगा? बायर. तो यहां पर हो गया डिलीवर्ड और नॉट. अब डिलीवर्ड नहीं हुए, यहां पर गलती किसकी है? बायर. अब ये मत कह देना सर ऊपर तो आपने बताया कि जब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक सेलर का रिस्क है. यहां पर उसका फॉल्ट दिख रहा है, बायर का फॉल्ट है. ठीक है ना, गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई लेकिन बायर का फॉल्ट है, तो लॉस किसके साथ चला जाएगा? बायर के साथ. नेक्स्ट डाली हेडिंग, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर्स. बड़ा अजीब सा लगता है कि आपको टाइटल की ट्रांसफर हो रही है किसके द्वारा? जो ऑनर नहीं है, जो ऑनर नहीं है. सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 30 तक आएगा ये. हाँ जी बेटा.
Sale by person, not the owner. Section 27. Section 27, sale by the person, not the owner. Subject to the provision of this act and of any other law for the time being in force, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner. The buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded एक रूल है, from denying the सुनो seller's सुनो, एक authority. रूल है, यू कैन नॉट ट्रांसफर बेटर टाइटल देन यू. आप अपने से ज्यादा बेटर टाइटल किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो जो आपके पास ऑलरेडी है. यानी मैं ऑनर हूं तो मैं आपको ऑनर ही बना सकता हूं, उससे बेटर नहीं दे सकता. अब मैं ऑनर नहीं हूं तो मैं आपको ऑनर कैसे बना दूंगा? मैं अपने से बेटर नहीं दे सकता. मैं ही बेटर पोजीशन पर नहीं हूं तो आपको कैसे बेटर दे दूंगा? क्या जैसे इंटरमीडिएट है वो क्या कहते हैं? आएगा, एक्सेप्शंस आएंगे, एक्सेप्शंस भी आएंगे, डोंट वरी. अब ये पार्क है, इस पार्क का ऑनर कौन है? डीडीए. तो क्या मैं आपके नाम बेच सकता हूं? नहीं बेच सकते. यही चीज है, इसी बेस पर ही केस खत्म हो जाएगा. चार्ल्स शोबराज था, वो क्या करता था? लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, सब कुछ बेच देता था वो. बहुत कुछ बेच दिया उसने इंडिया के अंदर. हाँ, मतलब पता नहीं क्या क्या डील करने चला गया था वो. तो खैर, तो वो ट्रांसफर बेटर टाइटल नहीं दे सकता. जब उसके पास ही नहीं तो उससे बेटर कैसे दे देगा? तो पहले पैराग्राफ में तो वो यही बताना चाह रहा है कि जो ऑनर नहीं है वो ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर कर देगा. आगे, provided that where a mercantile agent is with the consent of the owner. हाँ, अब यहाँ पर कंसेंट आ गई, कंसेंट आ गई यहाँ पर. पिछले वाले में कंसेंट नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, उसके बाद भी बेच रहा है तो वो बेटर ट्रांसफर नहीं दे सकता. लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, मैं आपको कहता हूँ दुकानदार ऑनर कहाँ बैठे मिलते हैं अधिकतर हमें? आप जाके डील करते हो एम्प्लॉइज के साथ ही, और वो एम्प्लॉय आपको ट्रांसफर करता है ऑनरशिप. आगे, In possession of the goods or of a document of title to the goods. Any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the sale, provided that the buyer acts in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. बस यही शर्त में ध्यान रखनी है कि उसके पास अथॉरिटी है या नहीं. अगर अथॉरिटी है सेल करने की तो कर सकता है आपको ऑनरशिप ट्रांसफर, बिल्कुल बेस्ट मिलेगी. लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है टू सेल तो वो नहीं कर सकता. ये सिंपल सा आप लिख लीजिए, सेक्शन 27 छोटा सा. सेल बाय पर्सन नॉट द ऑनर. सेल बाय द पर्सन नॉट द ऑनर आप इसमें लिख दीजिए सिंपल. A person cannot transfer the title to the buyer if he does not have authority. If he does not have authority oblique ownership to sell the particular goods. देखो ये लास्ट में लैटिन मैगजिम भी लिखा हुआ है. मैंने यही बोला था, है ना? मीनिंग पहले देख लो. नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट. और जबकि क्या कह रहा है? नेवर दैट वर्ड नॉन हैबिट. जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते. जो आपके पास नहीं है वो आप
नहीं दे सकते, आपके पास ऑनरशिप नहीं है, आप ऑनरशिप नहीं दे सकते। ठीक है जी, ये नोट कर लो कैपिटल लेटर में, क्योंकि पता चला इसी के इतना सा लिख कर दे दिया और लिख दिया एक्सप्लेन, है ना। आ सकता है 3 नंबर में, सिर्फ आपको लिख कर देगा ये लैटिन मैक्सिम और उसके बाद कहेगा एक्सप्लेन। इसका लैटिन मैक्सिम भी लिख लो और इसका मीनिंग भी लिख लो इन्वर्टेड कॉमास में। नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। फटाफट लिखिए एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नाम से क्लियर होता चला जाएगा। एक्सेप्शंस, पहला मर्केंटाइल एजेंट, पहला है मर्केंटाइल एजेंट। आपने कंसाइनमेंट पढ़ी लिया है तो इसमें आपको काफी हद तक क्लियर भी हो गया होगा। मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा जॉइंट ऑनर, जॉइंट ऑनर पार्टनरशिप में पढ़ा होगा आपने। हाँ तो कई बार लगता है ना कि जॉइंट ओनर है, मैं नहीं बेच सकता, आप कैसे, मैं नहीं था तो आपने कैसे बेच दिए। पार्टनरशिप में है ना ऐसा, ये है। थर्ड, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल जब तक सामने वाला कंप्लेंट नहीं कर रहा तब तक तो वैलिड ही है। वो तो वॉइड तब बनेगा जब वो कंप्लेंट करेगा, अगर वो कंप्लेंट नहीं कर रहा तो वैलिड है। और उस सिचुएशन में तो मैं गुड्स बेच सकता हूँ, उस सिचुएशन में तो मैं गुड्स बेच सकता हूं। मैंने गन पॉइंट पर आपसे आपकी कार ले ली, साइन करा लिए, सब कुछ ट्रांसफर करा लिया। अब आप कोर्ट नहीं गए, थाने कचहरी नहीं गए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, बट कार अब मेरे पास है, मैंने बेच। वो तो प्रॉब्लम तब होगी जब आप कंप्लेंट करो। फिर लिखो नेक्स्ट, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोजीशन। याद होगा ये भी हमने केस पढ़ा है कि मेरे पास गुड्स थे और कहीं से अच्छी बेटर डील आ गई, मैंने बेच दिए। दूसरी वाली पार्टी मेरे से डैमेज क्लेम कर सकती है, वो अलग इशू है, लेकिन अभी मेरी पोजीशन में है, मैंने गुड्स आपको नहीं दिए, मैंने अच्छे बेस्ट डील में किसी और को बेच दिए, ये वो चीज है। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ। ठीक है जी। सेल बाय बायर obtaining possession before the property in goods has vested in him। जिस तरह से वहां सेलर का केस था, यहां पर बायर वाला मैटर में आ गया। बायर के पास राइट क्रिएट हो गया है गुड्स को लेकर। सर समझ गए क्या कह रहा है? बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। अंडर प्रोसेस है, उसको पता है कि सब कुछ होने वाला है, वो चाहे तो बेच सकता है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, अगर डाउट लग रहा है तो पढ़ो, आप ही पढ़ो जोर से। हाँ जी पढ़ो। Sale by buyer obtaining the possession before the property in goods have been वेस्टेड इन vested in him, where a buyer, with the consent of the seller, obtain possession of the goods before the property in them pass to him, he may sell, pledge, or otherwise dispose of the goods
वो थर्ड पर्सन. And if person obtain delivery of the goods in good faith and obtain notice of the lien or other right of the original seller in respect of the goods, he would get the good title of them. However, a person in possession of goods under hire purchase agreement which gives him only an option to buy is not covered. ये एक्सेप्शन हो गया, इसमें नहीं आएगा. हायर परचेज तो अभी छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाला पढ़ो. हायर परचेज में तो आप ओनर हो ही नहीं. हायर परचेजर में तो कुछ नहीं कर सकता बायर, अनलेस एंड अनटिल वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, तो वो तो छोड़ो. सिर्फ ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन पोजीशन ऑफ गुड्स. पोजीशन मिल गई है, और ये सिचुएशन तब है कि दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअली कंसेंटेड है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, है ना. तो इसलिए इफ एंड बट्स मत कहना कि सर अगर मान लो ऐसा हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है. जब म्यूचुअल कंसेंट्स होती हैं और आपस में एक दूसरे के पर फेथ होता है तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं. ऑल्दो गुड्स नॉट वेस्टेड विद हिम, लेकिन पोजीशन में आ गए हैं गुड्स, उसने बेच दिए. एक डॉक्यूमेंट की तो वेट हो रही होती है. मेरे पास आना है एक डॉक्यूमेंट जिससे दिखेगा ऑनरशिप, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मैं सामने वाली पार्टी पर ट्रस्ट करता हूं. मैंने आपसे कहा कि ले लो, आपने वो गुड्स मुझसे खरीद लिए, मैं आपको बस पोजीशन में पहुंच गए, बस डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होने की बात है. तो वहां पर कहीं पर वो फॉल्टी केस नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ट्रस्ट वाला मैटर है. तो इसलिए इफ एंड बट्स इसके अंदर नहीं आए. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हायर परचेज वाला वेस्टेड होता है एक तरीके का अधिकार. हाँ जी. इफेक्ट ऑफ स्टोपल. इफेक्ट ऑफ स्टोपल ये भी नया है, कम वर्ड यूज हुआ है, एक बार पहले आया था, अब शायद सेकंड टाइम आ रहा है. अब सेकंड टाइम आ रहा है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, है ना. Where the owner is stopped by the conduct from denying seller's authority to sell the transaction. क्या मतलब है इसका? Seller ही मना कर रहा है. हाँ जी, बताओ भाई. आपको नहीं आया समझ? तो बताओ, एक्सप्लेन. जब मैं पूछ रहा हूँ तो आपने बताना है, मुझे बताना है बेटा. आई एम आस्किंग द मीनिंग ऑफ दैट लाइन. सर की जो ओनर है उसने बाय कंडक्ट से मना कर दिया सेलर को, जो अथॉरिटी है मतलब वो सेल नहीं कर सकता. सेलर है ना, वो सेल नहीं कर सकता, ओनर ने उसको अथॉरिटी के पास. आप बताओ. जो ओनर है वो अपने यहाँ पे एक बंदे को अथॉरिटी देता है कि सेल नहीं करना. अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? उसको अब डिनाई. आपने बोला बिल्कुल ठीक है. अब डिनाई कर रहा है, स्टॉप कर रहा है बाय कंडक्ट. यही स्टॉप करना, ये स्टॉपेल आ गया, बस रोकना, रोक लगाना. आप पढ़ो एक बार फिर से इसको. आप ये चीजें बेटा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में वहां कंफ्यूज होते हैं, लिखना कैसे है आप ही को बोल रहा हूँ. Where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get a good title as against the true owner. But before a good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out the other person is chosen as to the true owner or as a person authorized to sell the goods. अब एक बार एग्जांपल पढ़ो जरा पहले. He is said to be a buyer in the presence of C. A said to be a buyer in the presence of C. That he A is the owner of the horse. But C, कौन कह रहा है? A जो है उसको बताया कि A is the owner of the horse. But C remained silent. The horse belongs to अब C वहां पर साइलेंट हो गया.
जबकि ऑनर वो था। ध्यान से देखना है, यहां से और क्लियर होगा आपको। A and B, A said to B a buyer in the presence of C. A ने B को बोला, किसकी प्रेजेंस में? बायर कौन है? B. B बायर है, C ऑनर है, और A क्या कह रहा है? कि वो ऑनर है। वो कह रहा है कि मैं ऑनर हूं। ऑनर है C, ऑनर है C। A और B आपस में खड़े हैं। जैसे इस लैपटॉप का ऑनर मैं हूं, ये दो आपस में बात कर रहे हैं। इन्होंने इनको कहा आई एम द ऑनर ऑफ दिस लैपटॉप, और मैं चुपचाप खड़ा हूं। इन्होंने कहा इनसे कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस लैपटॉप, शी इज द ऑनर ऑफ दिस लैपटॉप, जबकि ऑनर कौन है? मैं, और मैं साइलेंट हूं। आगे B bought the horse from A. Here the अब बी बायर था, ये बायर है, इन्होंने खरीद लिया लैपटॉप। Sir, but ये तो ऑनर है ही नहीं। हम तो वही तो समझा रहे हैं, अब इसी चीज को तो बता रहे हैं। ये ऑनर नहीं है, लेकिन मेरी साइलेंस क्या बता रही है? कि मैं इस बात को रजामंदी कर रहा हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, रजामंदी दे रहा हूं अपनी। ठीक है ना? आगे Here the buyer B will get a valid title to the horse. हॉर्स, Even कौन लेगा वैलिड टाइटल टू द हॉर्स? बी। क्योंकि कोर्ट कह रहा है मुझसे कि जब हॉर्स बिक रहा था या जब लैपटॉप बिक रहा था, आपकी नोटिस में तो था। जब आपकी नोटिस में था तो बिक गया। आप तब क्यों नहीं बोले? आप तब क्यों नहीं बोले? तो इनको बेटर टाइटल मिल गया। आगे the seller A had no title to the horse. In the, अब जबकि ए के पास कोई टाइटल नहीं था, ए के पास कोई टाइटल नहीं था। आगे in this case, C by this हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो यही तो पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन। किसके एक्सेप्शन? कि ऑनर ही बेच सकता है गुड्स को, नॉन ऑनर गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। शी इज द नॉन ऑनर, ऑनर मैं हूं, उसके बावजूद भी इन्होंने लैपटॉप बेच दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं साइलेंट रहा। In this case, C by his own conduct is prevented from denying A's authority to sell the horse. Here, C's silence has induced B to believe that A is the owner of the horse. ठीक है, मेरी साइलेंस बता रही है ये चीज। गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट लिखिए, सेल बाय एन अनपेड सेलर। ये भी वैसी सी सिचुएशन है। अनपेड सेलर कौन है? जिसको पैसे नहीं मिले बेचारे को। अब मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मैंने लैपटॉप बेचना था, आप में से कोई एक आया, मैं खरीद लूंगा, ठीक है जी, पैसे भिजवा देना शाम तक। शाम हो गई, रात हो गई, सुबह हो गई अगली, पैसे नहीं आए। डील हो चुकी थी हम लोग के बीच में, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आया, मैंने उसे बेच दिया, उसने मुझे तुरंत कैश दिया। दुकानदार तो यही करता है, दुकानदार क्यों वेट करेगा? सिंपल, अनपेड सेलर में बेचा जा सकता है। आगे लास्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स। अब ये अदर एक्ट्स डाल दिए। अदर एक्ट्स में सबसे पहला तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा एग्जांपल है, ऑफिशियल रिसीवर वाला, हमने पढ़ा था इंसॉल्वेंसी के केस में आता है। वो ऑनर नहीं है तब भी बेच देता है ना? ऑनर नहीं है तब भी गुड्स बिक जाते हैं। आगे फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। फिर सेल बाय पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर। अभी लिख कर छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कोर्स में नहीं है हमारे, बस आगे बढ़ जाओ, लिख कर खत्म, फिर एक्सप्लेनेशन में निकल जाएगा। आ जाओ जी, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जल्दी जल्दी।
The performance of the contracts of sale in time delivery of goods. परफॉर्मेंस तो क्या होता था, कहते थे ना मेरे पास जो मेरे ऑब्लिगेशन है उसे पूरा कर रहा हूँ, उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। परफॉर्मेंस मतलब जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरे ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करना, इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। And acceptance of a delivery of goods and payment of price from them by the buyer in accordance of the terms of the contract. है ना, सेलर को पैसे मिलना और गुड्स की ट्रांसफर करना, ये परफॉर्मेंस है। डिलीवरी हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से आ रहा है। डिलीवरी में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे देखो फिर वही कह रहा है एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, ये हम पढ़ चुके हैं, ये पहले आया हुआ है, कुछ इसमें नया नहीं है। फिर कह रहा है ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, ये भी हमने पढ़ा था। क्या होता है ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर? सेलर की ड्यूटी है गुड्स को डिलीवर करना और बायर के एक्सेप्ट करके पेमेंट करना। पेमेंट एंड डिलीवरी जो है कंकरेंट कंडीशंस है, ऑब्वियसली कंकरेंट है। पेमेंट के साथ डिलीवरी, आदान प्रदान। जब आप बुक खरीदने जाते हो तो पैसे देते हो और बुक ले आते हो, ठीक है जी। ये कितना बड़ा है? यही है। नहीं नहीं, बस नहीं भाई, बस ट्रेन कुछ मत लगाओ, ये खत्म करना है। हाँ, वर्बली इसको करते हुए चलते हैं, खत्म करना है, ऐसे तो चीजें लटकती रहेंगी। जो चीज आसान है इसको तो आप पढ़ सकते हो बेटा, लिखना नहीं है। और बहुत इजी वाले मैटर्स आएंगे और कुछ नहीं है। हाँ जी बेटा, डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर रूल्स पढ़ रहे हैं हम। जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट पढ़ते चले जाएंगे लाइन से। ये वाली रो पड़ेगी आज, नहीं यहाँ से शुरू करेंगे, ये पढ़ चुके हैं, आपसे शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, पहला डिलीवरी सेक्शन 33, जल्दी बेटा। Delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer. इसी को कहते हैं डिलीवरी, कि गुड्स को ऐसी सिचुएशन बना देना कि बायर की पोजीशन में चला गया, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। आगे बढ़ जाओ जी बेटा, नेक्स्ट। Effect of part delivery of part of goods in progress of the delivery of the whole and the same effect for the purpose of passing the property. कई बार क्या होता है कि हमें ऑर्डर मिलता है बल्क में बहुत सारा, कि 1000 शर्ट बनाने का ऑर्डर मिल गया। अब ऐसा तो है नहीं कि 1000 शर्ट एक साथ 1000 शर्ट यूं बनकर आ गई, है ना, ऐसा तो नहीं कि एक साथ 1000 आएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। शुरू में हो सकता है 100 बन गई, स्टिचिंग चल रही है, एक साथ 100 टेलर बैठे हुए हैं हमारे, 100 टेलर जो है एक बार में 100 ही तो बनाएंगे, फिर अगला आधे घंटे में 100 बनेंगी, फिर अगले आधे घंटे में 100 बनेंगी। मान लो 2 घंटे हो गए, हमारी बन गई 400, हमने 400 की पैकिंग की, डिलीवरी, पार्ट ऑफ गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है। ये कह रहा हूँ, मतलब कई बार बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि पार्ट ऑफ डिलीवरी कैसे हो जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा, जहां पर बल्क क्वांटिटी होती है और बड़ा स्कैटर्ड होता है, उसको फिर एक साथ लाना। As a delivery of the whole, but a delivery of the part of the goods with an intention of shifting it from the whole does not operate as a delivery of the रिमाइंडर की डिलीवरी तो मानी नहीं जाएगी। अभी 400 की डिलीवरी हुई है, 400 ही रहेगा। और इसमें हमने आगे इसके ये भी पढ़ लिया है कि अगर आगे कुछ डैमेज करोगे तो 400 का तो पेमेंट इधर से उधर होना ही होना है, बाकी के लिए डैमेज के प्रोसेस चलेंगे। लेकिन अभी हम मानकर चल रहे हैं सब कुछ है ठीक, तो इसका मतलब 400 की डिलीवरी मानी जाएगी। रेंट जो रेस्ट है वो उसका सिग्निफाइज नहीं करेगा कि हाँ जी रेस्ट भी हो गया, रेस्ट अलग से चलेगा। नेक्स्ट बेटा आगे आ जाओ। Buyer to apply for delivery. Apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बायर को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर डिलीवरी। या तो एग्रीमेंट में पहले से मेंशन हो, अगर एग्रीमेंट में पहले से मेंशन नहीं है तो ही हैज टू आस्क कि हाँ जी कल भेज रहे हो, परसों भेज रहे हो, अभी भेज रहे हो, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। Place of delivery. Whether it is for the buyer to take a position or ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। प्लेस ऑफ डिलीवरी तो हमारा एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप आ जाओ बेटा उससे।
वो तो पढ़ चुके हैं, आप आ जाओ। Time of delivery where under the contract of ये भी हम पढ़ चुके हैं, रीजनेबल टाइम वाला ऑप्शन क्या है। तो ठीक है, अपनी क्या बात है, जो चीज मैंने कहा ना जो क्लियर है वो तो क्लियर ही ना, उसको दोबारा क्यों पढ़ने की जरूरत है। टाइम ऑफ डिलीवरी है, अगर मेंशन्ड है एज पर एग्रीमेंट वो करोगे, नहीं तो रीजनेबल टाइम का ऑप्शन आया था। नेक्स्ट बेटा, हाँ अभी तो हमने यही पढ़ा थर्ड पार्टी वाला है ना, थर्ड पार्टी की पोजीशन में गुड्स हैं, पढ़ो पढ़ो। Where the goods at the time of sale are in possession of a third person, there is no delivery unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the ऑन goods हिज on बिहाफ, यही आया था ना, मर्केंटाइल एजेंट वगैरह क्या आया था, वही बेच सकता है थर्ड पर्सन भी जो एजेंट हो या जो अथॉरिटी रखता हो कि मैं बेच सकता हूं, नहीं तो ऐसे थोड़ी। Time for tender of delivery. Demand of tender of delivery may be treated as ये टेंडर क्या है, ऑफर, ये वो वाला टेंडर नहीं है, कहीं सोचो कि टेंडर पास ऑन होगा ये होगा, टाइम ये वो है, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। to be treated as ineffectual unless made at a reasonable hour. What is reasonable hour is a contract. ठीक है ना, रीजनेबल आवर तो हमने पढ़ा ही था, एक एग्जांपल भी लास्ट टाइम दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। आगे आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ो। expenses for delivery. The expenses often completing the proceed to a delivery by the state must be drawn by the seller in the absence of contract. These देखो अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट इसलिए कि आप लिख कुछ भी सकते हो, बट उसने क्या बोला, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कंडीशन एब्सेंट है तो कौन बियर करेगा, सेलर, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट अच्छा है। इधर से हो गया सबका, ये पढ़ लिया आप, लास्ट ब्लू टी शर्ट। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वालिटी, रॉन्ग क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। अच्छा अभी क्वांटिटी आ रहा है कि डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, काफी बड़ा है, 3 लोग पढ़ लेंगे इसे, सबसेक्शन 1 2 3 आ रहे हैं। हाँ जी बेटा, Where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell, the buyer may reject them, but if the buyer accepts the goods to deliver, he shall pay from them at the contract. ये भी हमने पढ़ा था पहले कि अगर सेलर का फॉल्ट है और वो सामान वो नहीं भेज रहा जो मुझे चाहिए, जो क्वांटिटी मुझे चाहिए, और ये ध्यान रखना सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का भी है, जैसे अभी मैंने पीछे समझाया था कि 400 शर्ट भेज दी, ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि वो कह रहा है नहीं जी मुझे तो 1000 के 1000 चाहिए, तो फिर मैं 400 नहीं भेज सकता, और फिर भी मैं 400 भेजूंगा तो बायर कैन रिजेक्ट इट, ये वो चीज है। इसलिए मैं बोल रहा हूं सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना, समझ गए बात को। तो यहां पर सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि बायर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है और चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसके ऑप्शन पर आ गया, वॉइडेबल हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। आगे आ जाओ, सबसेक्शन 2। Where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell, the buyer may accept the good included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay for them at the contract rate. है ना, ये नहीं सोचेंगे कि लॉटरी लग गई, ये नहीं सोचा जाएगा कि लॉटरी लग गई। तो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, क्या कर सकता है बायर, पूरा रिजेक्ट कर दे, उतना रखकर बाकी वापस कर दे, या फिर पूरा रख ले और उसके भी पैसे दे, तो तीनों ऑप्शन आ गए। हाँ जी, सबसेक्शन 3 आपकी बात। Where the seller delivers to the buyers the goods he contracted on. He sells the goods of a different description not included in the contract. The buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the
सेम आ गया, है ना, ऊपर जैसा ही मिलता जुलता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि लेस क्वांटिटी भेजी तब क्या, ज्यादा भेज दी तब क्या, और मिक्स क्वांटिटी भेज दी तब क्या। हाँ जी, Provisions of this section are subject to any usage of trade, special agreement or नहीं course of dealing. ये तो छोड़, अच्छा इसमें अभी 4 भी है, अच्छा फिर से पढ़ो। The provisions of this section are subject to any usage of trade, special agreement or course of dealing between the parties. क्या मीनिंग हुआ इसका? हाँ जी, जो इजी नहीं है उसका तो मीनिंग पूछूंगा, क्या मीनिंग हुआ? यानी जो ऊपर प्रोविजन बता रहा है ये ट्रेड के अनुसार हो जाएंगे, किस तरह की बिजनेस डीलिंग्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन सब सेक्शन 1, 2, 3 है ना, ज्यादा क्वांटिटी भेजना, कम क्वांटिटी भेजना, मिक्स क्वांटिटी भेजना, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड ऑल्सो। जैसे मैंने एग्जांपल शर्ट का दिया था, शर्ट 1000 में से 400 गई तो पार्टली डिलीवरी होगा, कम हो गया। लेकिन डिपेंड्स ऑन ट्रेड ऑल्सो कि क्या कहती है वहां पर पॉलिसीज। अगर हम कहें कि भाई एक साथ अगर मैं बार वेट करता हूं कि 1000 शर्ट बनेंगे तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वीक, अभी मेरे पास 400 का स्टॉक बन गया, आप लेना चाहो तो ले लो। तो ये है जो वहां पर उस वक्त जो ट्रेड की यूसेज चल रही है उस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, आज आपने नहीं पढ़ा ना। इंस्टॉलमेंट, Installment receipt, unless otherwise mentioned, the buyer is not bound to accept delivery in installments. The rights and liabilities in cases of delivery by installments and payments thereon may be determined by the parties of contract. ये तो जहां बात आ गई इंस्टॉलमेंट्स की, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का मैटर हो गया। लेकिन वो ये कह रहा है कि बायर चाहे तो, बायर को राइट दे दिया है कि मैं इंस्टॉलमेंट पर डिलीवरी नहीं लेना चाहता तो वो मना कर सकता है। हाँ जी, आज आपने भी नहीं पढ़ा मुझे कैरियर का पढ़ा हुआ है। तो अगला वाला पढ़ दो, डिटेरियोरेशन। Deterioration during transit. Where goods are delivered at a distant place, the liability for deterioration necessarily incidental to the course of transit will fall on the buyer, though the seller agrees to deliver at his own risk. वो कह रहे हैं जहां पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, जहां पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं जो डेटेरियोरेट हो सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि गुड्स तो ट्रांसफर हो गए, बायर का ही हो गया रिस्क। लेकिन उसने यहाँ पर कह दिया है कि सेलर चाहे तो अपने ऊपर वो रिस्क ले सकता है, सेलर चाहे तो। मान लीजिए मैंने बहुत सारे प्लांट्स मंगवाए बहुत दूर किसी स्टेट से, अब जो प्लांट्स आएंगे वो किसी तरह से पैकिंग करके लाने पड़ेंगे। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई अगर ट्रांसपोर्ट में ये प्लांट एक के ऊपर नीचे एक चढ़कर अगर खराब हो गए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? तो कई बार लोग कहते हैं ना आप उसके निश्चिंत रहो जी, दैट विल बी माई फॉल्ट, आप निश्चिंत रहो, आपके पास आएगा, मेरी जो पैकिंग है इतनी स्मार्टली हैंडल होती है कि डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर इनकेस फिर भी हुआ तो आई विल बी हेल्ड। समझ गए? ये केस सेलर चाहे तो अपने ऊपर ले सकता है, अदरवाइज किसकी लायबिलिटी है? बायर। हाँ जी, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, बायर को राइट है गुड्स को एग्जामिन करने का। पढ़ जाओ। They are compatible with the contract unless otherwise mentioned. The seller is bound on request to afford the buyer reasonable to examine the goods. ये तो हमेशा ही रहती है, बायर के पास ये अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है टू एग्जामिन द गुड्स। हाँ जी बेटा।
क्या मीनिंग हुआ इसमें? कई चीजें छोटी छोटी एक साथ मिक्स कर दी। इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो। रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट द सेलर। पहला तो ऑप्शन सिंपल है, जैसे ही उसने इंटीमेट कर दिया सेलर को तो उसके पास डिलीवरी पहुंच गई। और व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डज एनी एक्ट इन रिलेशन टू देम which is inconsistent with the ownership of the seller, ये कैसे होगा? साड़ी है तो पहन, कपड़े हैं तो पहन। नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उसने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारी शॉप्स में आप जाएंगे तो मना कर देते हैं कि आप इनका ट्रायल नहीं ले सकते। बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि ये जो क्लिक करने वाली बातें होती है बेटा, और जो इजीली समझ में नहीं आ रही होती, इसीलिए मैं वहां पर एकदम से वो हो जाता हूँ, आपके ऊपर पॉइंट ऑफ सेंटर आ जाता है कि भाई आपको समझना जरूरी है। क्योंकि ये एग्जामिनेशन हॉल में फिर दिमाग गुल हो जाता है कि कैसे बताएं, क्या वर्ड बोल रहे हैं, इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। आगे पढ़ो जरा। और व्हेन आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, अब जब रीजनेबल टाइम भी लैप्स कर गया तो वो कुछ कर सकता है क्या? तब तो मना नहीं कर सकता। अगला, he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected. गुड्स रख लिए, रिजेक्ट करने की इच्छा है लेकिन बता नहीं रहा, तो हम कैसे जाने? तो ऐसी सिचुएशन में सब में क्या माना जाएगा कि गुड्स की एक्सेप्टेंस हो गई है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। हाँ जी, Unless otherwise agreed, the goods are delivered to the buyer who is supposed to accept them, having the right so to. He is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them. ये कब पॉसिबल है? ऐसे नहीं है कि हमेशा आप रिफ्यूज कर दें। थोड़ा सा यहाँ पर एक हल्का सा पॉइंट को आपको ऐड इन करना पड़ेगा कि जब आपके अकॉर्डिंग अगर गुड्स नहीं आएंगे तब आपको राइट टू रिफ्यूज है ना। क्वांटिटी पूरी नहीं आई, क्वालिटी जैसी चाहिए वैसी नहीं आई, यू हैव टू राइट टू रिफ्यूज द गुड्स, है ना। और वहां पर क्या कह रहा है, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। लेकिन शुरुआत कैसे कर रहा है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी जहां टर्म्स के ऊपर डिपेंड करा चला गया। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर ये सेंटेंस आ गया तो उसके बाद आपके पास बायर के पास ऑप्शन दे दिया कि बायर फिर रिटर्न नहीं करेगा। लास्ट, अब लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहां पर अब बायर की लायबिलिटी के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। When the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery, and the buyer does not within a reasonable time after the seller is to take delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss of his by his neglect or refusal to take delivery, and also for the reasonable charge for the care and quality of the goods. Provided further that nothing in this section shall affect the rights of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to the violation of the contract. है इसमें कोई डाउट? एक मिनट पूछ कर आता हूँ आपका टेस्ट का।
सर चलिए अब क्वेश्चन का आंसर भी कर एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। दीजिए